Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. ये लेक्चर आपका 8th क्लास के लिए होगा, 8th साइंस, जो कि हम सेल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई इस यूनिट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हुए जिन्होंने ये लेक्चर मिस किया था, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे और जिन्होंने पढ़ा अच्छे से उनका रिवीजन भी होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम मेन डिफरेंस जो बोलते हैं ना बिटवीन प्लांट्स एंड बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मेन डिफरेंस है उनमें वो है सेल। जो कि लिविंग थिंग्स होती है उनके बॉडी में एक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल, जिनकी वजह से वो डिफरेंट फंक्शंस कर पाते हैं, जैसे कि वो ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि वो मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि वो सरवाइव कर पाते हैं। यानी कि उनके लिए जितने भी आप लाइफ एक्टिविटीज देखते हो, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल। जो कि आपका यूनिट है वहां पे लिखा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसका बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कि लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सेल से ही स्टार्ट होती है, जबकि एक स्पर्म या फिर एग मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो जो सेल बनती है, जाइगोट बनता है, उसकी प्रोसेस फर्दर जो होती है, उसकी डेवलपमेंट, वो बेसिक कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द सेल। इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि जिंदा रहने के लिए जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऑल आर कैरीड आउट बाय द सेल। मैं लिखूंगा यहां पे ऑल द फंक्शंस नेसेसरी टू सर्वाइव, which are necessary to survive, all are carried out by the cell। वो तमाम फंक्शंस जितने भी होते हैं जिंदा रहने के लिए, वो तमाम फंक्शंस एक सेल ही परफॉर्म करती है। इसलिए इसको बोला जाता है द फंडामेंटल और द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, स्ट्रक्चर को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि हम अभी कोई मकान बनाते हैं, आप हाउस कंस्ट्रक्ट करते हो, उसमें आप क्या करते हो, ब्रिक्स लगाते हो। ठीक है, जैसे वो ब्रिक्स आप लगाते हो एक के ऊपर दूसरी के ऊपर ऐसे लगाते हो, उसी तरह आपकी बॉडी में ये जो सेल लगी हुई होती है जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आपकी लाइफ जो होती है, आपकी जो बॉडी होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ब्रिक्स बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, उसी तरह आपको ये सेल जो है आपकी, ये स्ट्रक्चर बनाती है आपकी बॉडी की। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना क्लियर हुआ? सेल जो होती है उसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल द फंक्शंस दैट आर नेसेसरी of a living organism to survive all are carried by the cell, and it is also called the structural unit of life because it forms or it maintains the structure of an organism. Okay, अब ये जो सेल है इसको डिस्कवर किया था पहले रॉबर्ट हुक ने, उसी ने नाम भी दिया था इसका सेल, रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉक स्लाइस लाए, जो कि एक पेड़ होता है, उसने उसके जो बाक होता है, यानी कि आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम स्टम के किसी पार्ट से, उसने बार्क के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉक बोलते हैं, उस कॉक से उसने एक थिन स्लाइस लिया और उसको फिर अंडर माइक्रोस्कोप देखा।
उसी स्ट्रक्चर को यानी कि कॉक ऑफ अ ट्री, उसने क्या देखा, इस कॉक को उसने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा। उस जमाने में वैसे माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थे, इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, उतना मैग्निफिकेशन भी नहीं होता था। उसने खुद ये डिजाइन किया हुआ था ये माइक्रोस्कोप। जब उसने ये स्ट्रक्चर देखा तो क्या देखा उसने, उसने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे उसमें, यानी कि जो हनीकॉम्ब होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स उसने देखे। आपने हनीकॉम्ब देखा होगा, उसमें कैसे छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही स्ट्रक्चर्स उसने इस कॉक में देखे। तो उसने क्या सोचा, उसने इसका नाम रखा फिर सेल। सेल नहीं रखा, उसने बोला ही सा सेल्यूला। He called the structures as cellula. Cellula is a Greek word. It is a Greek word which means little room or cell. एक लिटिल रूम जैसा होता है, क्योंकि उस जमाने में जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं उनको एक छोटा सा कमरा दिया जाता था और उसी छोटे कमरे को सेल्यूला बोलते थे, और उसी नाम पे इसने इस स्ट्रक्चर का नाम रखा सेल्यूला। द वर्ड, अब आप ऐसे बोल सकते हो, ये वर्ड होता है, इट इज द वर्ड सेल इज डिराइव्ड, लिख रहा हूं मैं यहां पे, द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द Greek word cellula, which means little room like structures, जिसको हम लिटिल रूम बोलते हैं। ये वर्ड बेटा सेल है ना, इसको एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया हुआ है जिसको बोलते हैं सेल्यूला। एंड सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स या लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे जैसे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, उसी को उसने नाम रखा था सेल। ठीक, तो सेल क्या हुआ, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक नॉन लिविंग सेल थी, प्लांट्स में नॉन लिविंग सेल उसने देखी थी। आउटर कवरिंग उसने बेसिकली देखी थी सेल वॉल की, उसमें उसका कंटेंट लिविंग सेल। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया था एंथनी वॉन लेवनहॉक, उसने फिर एक लिविंग सेल देखी, उसने बैक्टीरिया देखे, उसने सुपर्म्स देखे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, तो आपका आंसर रहेगा एंथनी वॉन लेवनहॉक, एंड द सेल वर्ड वाज गिवन बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ये चीजें आपने याद रखनी है। और आप जो ये सेल होती है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए अगर हम एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को ले, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि तमाम उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अमूबा को ले जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम ले ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना। अमूबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक ही सेल पाई जाती है। और जो ये ह्यूमन बींग से अपनी एग्जांपल लेंगे हम, तो हम
मल्टीसेल्यूलर और हमारे पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन अब हम में जितनी भी फंक्शंस होते हैं, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक डाइजेशन, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं ना बेटा, उतनी ही फंक्शंस इस अमूबा के बॉडी में भी होती है। ठीक, जितनी फंक्शंस हमारे बॉडी में होती है उतनी फंक्शंस अमूबा के बारे में बॉडी में भी होती है, जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। इसलिए इस सेल को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि तमाम जितनी भी फंक्शंस होते हैं लाइफ के लिए वो यही सेल परफॉर्म करता है, चाहे फिर वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फिर वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द fundamental unit of life. Now, on the basis of internal structure, the cells have been divided into two types. दो types हैं on the basis of structure of the cell. On the basis of structure of a cell, and it is internal organization. याद रखना, on the basis of, अगर सुपेस्टिकली बोले तो ऑन द बेस ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस सेल के अंदर जो इनसाइड इसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड number 2 is the eukaryotic cell. On the basis of structure, internal structure or internal organization, the cells have been divided into mainly two types. One is the prokaryotic cell and another one is the eukaryotic cell. अब प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे हम? प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे हम? जैसे कि आप हायर क्लासेस में जाओगे, यू विल केम टू नो अबाउट द हाउ द लाइफ ऑरिजिनेट्स ऑन अर्थ, यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। उसमें आप देखोगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी है, जैसे कि एबायोजेनेसिस, जैसे कि सुपोर फॉर्मेशन, जैसे कि केमिकल थ्योरी जो कि हेल्डर ने दी थी। डिफरेंट थ्योरीज आप पढ़ोगे, इनका एक ही मकसद था, जो कि पहले ऑर्गेनिज्म्स थे ना, तमाम ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स थे, यानी कि जो लाइफ वजूद में आई इस दुनिया में, दे वर ऑल प्रोकैरियोटिक। नाउ व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल? किसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल? देखिए, दो वर्ड से बना गया हुआ है प्रोकैरियोटिक, प्रो एंड कैरियन। प्रो एंड कैरियन। अगर आप लिखना भी चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, द वर्ड प्रोकैरियोटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज द प्रो एंड अनदर वन इज द कैरियन। Pro means primitive. Pro means primitive. Primitive जिसको हम old बोलते हैं, old. And carrion means nucleus. Nucleus. जिन सेल्स के पास पुराना न्यूक्लियस हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ओल्ड न्यूक्लियस हो, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब ये ओल्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, सेल के अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उसमें होता है डीएनए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म्स के पास ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, जैसे कि वायरसेस का, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनिज्म के पास जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक,
हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको बोलेंगे हम। ओके, प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसको बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं कि हमने बताया ये सेल्स होते हैं, दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ and they are the structural unit of life. Fundamental by means they carry all the functions that are necessary to survive, and by means of structure they maintain, they form the structure of an organism. On the basis of internal organization, ये जो सेल का इंटरनल इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिस पे सेल्स को दो तरह में डिवाइड किया गया हुआ है। वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल and another one is the eukaryotic cell. A prokaryotic cell वो सेल हुई, हमने बताया the word prokaryotic has been derived from two Greek words. One is the pro which means primitive or old, ठीक, और दूसरा होता है कैरियन, कैरियन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब हमने एग्जांपल ली वो सेल्स जिनमें ये जेनेटिक मटेरियल होगा वो नेकेड होगा, वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए सीधे इस तरह से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसके आउटर साइड पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, इनको एक नाम दिया गया है सेल ऑर्गेनेलीज। जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, जैसे कि लाइसोसोम्स हुए, जैसे कि वैक्यूल्स हुए, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस हुआ, तब या गोल्गी बॉडीज बोल सकते हो। जितने भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सेल के अंदर, उनके आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें ना तो ये सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, दे आर डिवाइड ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज एंड द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। नेकेड का मतलब ये हुआ उसके साइड में वो किसी एनवलप के अंदर नहीं है। दिस genetic material is not enclosed by any membrane। और जो न्यूक्लियस में ये मेम्ब्रेन पाया जाता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल सी डिफिनेशन आप याद रखिएगा, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा उन सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। आप पढ़िएगा अपने घर पे अच्छे से। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।